पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या होता है, ये हमको आज समझना है। तो नेचर को आप सामान्य रूप से समझते हैं। नेचर का मतलब होता है प्रकृति या स्वभाव। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस किस रूप में हमारे सामने आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कुछ विद्वान पॉलिटिक्स शब्द यूज करना चाहते हैं और कुछ विद्वान इसको पॉलिटिकल साइंस कहना चाहते हैं। तो इस चैप्टर में हमको ये जानने की कोशिश करनी है कि क्या पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, वेदर इट इज अ साइंस आर एन आर्ट। ये आर्ट है या साइंस है, इस बात को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे जो विद्वान थे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अरस्तु जो हैं, उन्होंने अपनी किताब जो पॉलिटिक्स लिखी और उस पॉलिटिक्स में उन्होंने स्टेट के विषय में बहुत सारी बातें कही, तो उनको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं और वो पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ये साइंस नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल साइंस होता है वो एक अलग तरह का विज्ञान है और राजनीति विज्ञान जो होता है ये अलग तरह का विज्ञान है। और जो बातें प्राकृतिक विज्ञानों में पाई जाती हैं, जैसे प्रयोग होता है, उसमें उसमें अन्वेषण होता है, खोज होता है, आविष्कार होता है, उसमें पूर्व कथनीयता होती है, भविष्यवाणी की क्षमताएं होती हैं, अर्थात वो प्रिडिक्ट करता है। जैसे मीट्रोलॉजी है, मौसम विज्ञान है, तो मौसम के बारे में भविष्यवाणी करता है। तो जो प्राकृतिक विज्ञान के समर्थक वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में सब बातें नहीं है और इसलिए पॉलिटिकल साइंस को साइंस की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए, इसको आर्ट्स की श्रेणी में रखना चाहिए। दूसरे लोग जो हैं उनका दृष्टिकोण साइंस के प्रति अलग प्रकार का है। वो कहते हैं साइंस इज स्पेसिफिक नॉलेज, साइंस इज सिस्टमेटिक नॉलेज। विज्ञान जो है वो विशिष्ट ज्ञान है, विज्ञान जो है वो सिस्टमेटिक ज्ञान है। और जिस भी विषय का ज्ञान सिस्टमेटिक हो, जिस भी विषय का ज्ञान स्पेसिफिक हो, विशिष्ट हो, उस विषय को हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है और इसको भी हम, इसका भी ज्ञान हम एक विशिष्ट तकनीक से पढ़ते हैं, इसमें भी मेथडोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि साइंस जो होता है बिना मेथड के नहीं होता है, उसकी एक प्रविधि होती है, एक विशिष्ट विधि होती है, उसको पढ़ने की एक तकनीक होती है। और इसलिए पॉलिटिकल साइंस में भी पॉलिटिकल साइंस के ज्ञान को समझने के लिए, पॉलिटिकल साइंस का विषय समझने के लिए हमें कुछ तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे जब हम चलेंगे तो एक चैप्टर और आपका आएगा, उसमें मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना होगा कि पॉलिटिकल साइंस की मेथड्स क्या है। इसके बाद हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई होती है। तो क्योंकि मेथडोलॉजी का प्रयोग होता है, प्रविधि शास्त्र का प्रयोग होता है, तकनीकी शास्त्र का प्रयोग होता है, इसलिए कुछ विद्वान इसको विज्ञान की श्रेणी में कहते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस इसको कहते हैं। तो ये जो विवाद है, ये जो विमर्श है, यही विमर्श इस प्रश्न का विमर्श है। इस प्रश्न के अंतर्गत हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। जो कुछ लोग जो कहते हैं कि ये साइंस नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि ये साइंस है, दोनों के मतों को हमें समझना है। ब्लंसली एक बहुत बड़े विद्वान हैं। ब्लंसली ने क्या कहा है, इज पॉलिटिकल साइंस अ साइंस और एन आर्ट? क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है अथवा कला? तो हम सबसे पहले ब्लंसली का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ब्लंसली क्या कहते हैं? ब्लंसली कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज मोर एन आर्ट देन अ साइंस। राजनीति विज्ञान विज्ञान से अधिक एक कला है जिसे राज्य के व्यावहारिक मार्गदर्शन से निपटना पड़ता है या जूझना पड़ता है, which has to deal with the practical guidance of the state। यानी राज्य के अंतर्गत जो व्यावहारिक स्थिति होती है, उस व्यावहारिक स्थिति से दो चार होना पड़ता है पॉलिटिकल साइंस को। या राजनीति विज्ञान में राज्य कला, राज्य को कैसे संचालित करना है, राज्य की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे करना है, ये सारी बातें पॉलिटिकल साइंस में राज्य के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। और इसलिए इसको ब्लंसली ने कहा कि ये कला है
जबकि राजनीति विज्ञान राज्य की नींव मतलब फाउंडेशन ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, जो आधार है, नींव माने आधार। राजनीति विज्ञान राज्य के आधार से जुड़ा हुआ है। आधार माने जिस समय राज्य पैदा हुआ, यानी राज्य जब उत्पन्न होता है तभी से राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करना प्रारंभ करता है। तो उन्होंने क्या कहा, पॉलिटिकल साइंस इज मोर एन आर्ट देन अ साइंस। राजनीति विज्ञान विज्ञान होने से ज्यादा कला है, जिसका संबंध राज्य की व्यावहारिक समस्याओं से है। पॉलिटिकल साइंस राज्य के आधार से जुड़ा हुआ है, उसके स्वरूप से जुड़ा हुआ है, उसकी अभिव्यक्तियों से जुड़ा हुआ है और उसके विकास से जुड़ा हुआ है। यानी राज्य का स्वरूप कैसा है, पॉलिटिकल साइंस इस चीज को बताता है। राज्य की अभिव्यक्ति किन किन रूपों में होती है, पॉलिटिकल साइंस इससे जुड़ा हुआ है। राज्य का विकास कैसे हुआ, पॉलिटिकल साइंस इससे जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमें जाननी होती हैं, और इसीलिए ब्लंसली ने इसको विज्ञान की अपेक्षा एक कला माना है। गिलक्रिस्ट ने पॉलिटिकल साइंस को राजनीति विज्ञान नाम ही दिया, और उन्होंने अपने चिंतन में और अपनी व्याख्या में राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा। नामकरण ही उन्होंने इसका विज्ञान दिया। तो उनके अनुसार अगर देखा जाए तो राजनीति विज्ञान विज्ञान है। ब्लंसली के हिसाब से देखा जाए तो राजनीति विज्ञान एक कला है जो राज्य के आधार से जुड़ी हुई है, जो राज्य की प्रकृति से जुड़ी हुई है, और किन रूपों में राज्य की अभिव्यक्ति होती है, राज्य किन रूपों में प्रकट होता है, सरकार के रूप में प्रकट होता है, संस्थाओं के रूप में प्रकट होता है, राजनीतिक दलों के रूप में प्रकट होता है। इन सब चीजों का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने इसको आर्ट कहा। बहुत सारे विद्वान हैं, सीले हैं, बर्गेस हैं, बिलोवी, गेटल, गार्नर, लीकाक और गिलक्रिस्ट, ये ऐसे विचारक हैं जो पॉलिटिकल साइंस को विज्ञान मानते हैं। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा दी। उन्होंने कहा इट इज अ साइंस। उन्होंने इसको आर्ट या कला नहीं माना। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा। उन्होंने कहा राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है। मास्टर साइंस माने सर्वोत्तम विज्ञान है, विज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है, अरस्तु का कहना था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थोड़ा सा और आगे जाते हैं और वो कहते हैं इट इज अ साइंस दैट कैन प्रोटेक्ट द सिविलाइजेशन। उन्होंने एक विज्ञान कहा, और उन्होंने कहा एक ऐसा विज्ञान है जो मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखता है, जो व्यक्ति को और समाज को एक निश्चित आकार देता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान है। इन्होंने उसको विज्ञान कहा। कुछ ऐसे विद्वान थे जो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस नहीं है, जैसे F.W. मेटलैंड। F.W. मेटलैंड, उनका जो ऑब्जेक्शन है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, वो कहते हैं when I see a good set of examination questions heeded by political science, जब वो कहते हैं कि जब मैं प्रश्नों के एक समूह को देखता हूं और उसका शीर्षक राजनीति विज्ञान होता है, तो मुझे प्रश्न पर अफसोस नहीं होता है, मुझे उसके शीर्षक पर अफसोस होता है। यानी इसको पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा गया, उनका कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल साइंस शीर्षक के अंतर्गत जब बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों पर उनको अफसोस नहीं होता है, उनको शीर्षक पर अफसोस होता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड अ साइंस। इसको साइंस क्यों कहा गया, ये उनका बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, बहुत बड़ा आक्षेप। और वो कहते हैं कि इसको साइंस तो किसी भी दशा में होना नहीं चाहिए, लेकिन इसको अगर साइंस कहा जा रहा है तो ये एक सरप्राइज, एक आश्चर्य का विषय है कि इसको साइंस कहा जा रहा है। एक बकल है, बकल ने क्या कहा, राजनीति विज्ञान ज्ञान की वर्तमान स्थिति में विज्ञान तो हो ही नहीं सकता, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। इट इज नॉट एन आर्ट, इट इज वन ऑफ द बैकवर्ड
आर्ट, इट इज नॉट अ साइंस। साइंस तो हो ही नहीं सकती, उनका कहना विज्ञान तो हो ही नहीं सकता, ये तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज, पॉलिटिक्स, सो फार फ्रॉम बीइंग अ साइंस, इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ऑफ ऑल आर्ट्स। जितने भी कलाएं हैं उन कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। तो बकल ने इसको साइंस नहीं माना, मेटलैंड भी इसको विज्ञान नहीं मानते हैं, वो कहते हैं विज्ञान नहीं है, और बकल भी इसी बात के सबका समर्थन करते हैं कि ये विज्ञान नहीं। काम्टे ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल साइंस नहीं हो सकता, और उन्होंने 3 बातें अपनी बात को मजबूत करने के लिए अपने समर्थन में किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देयर इज नो कंसेंसस ऑफ ओपिनियन अमंग एक्सपर्ट्स। जितने भी विद्वान हैं उन विद्वानों में आम राय नहीं है, एक मत नहीं है। सारे विद्वान एक स्वर से एक मत में राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो मतभेद है वो मेथड का मतभेद है, सिद्धांतों का मतभेद है, निष्कर्षों का मतभेद है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस हैज नो स्पेसिफिक मेथड ऑफ स्टडी। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का कोई विशिष्ट विधि नहीं है, कोई विशिष्ट प्रविधि नहीं, कोई विशिष्ट तकनीक नहीं है, और ना तो इसका कोई ऐसा ठोस सिद्धांत है, और ना ही इसके निष्कर्ष बहुत ठोस है। तो इस आधार पे उन्होंने अगस्त काम्टे ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस नहीं हो सकता है, क्योंकि जो साइंस होता है उसका एक मेथड होता है, जो साइंस होता है उसके कुछ स्थापित सिद्धांत होते हैं, जो साइंस होता है उसके जो निष्कर्ष होते हैं उनको वेरीफाई किया जाता है, उस पर सभी लोग एक मत होते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस इसलिए नहीं है क्योंकि इसको पढ़ने की अपनी कोई प्रविधि नहीं है, इसका कोई सिद्धांत व्यवस्थित रूप से स्थापित सिद्धांत नहीं है, इसके निष्कर्षों के संबंध में लोगों में एक राय नहीं है। पहली बात तो काम्टे ने कहा। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा? दूसरी बात उन्होंने कहा कि इट लैक्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट। उन्होंने कहा इसमें विकास की निरंतरता का अभाव है। अर्थात साइंस जो होता है उसमें कंटिन्यूटी होती है, डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो निरंतर प्रक्रिया के रूप में प्रवाहित नहीं होता है, निरंतर प्रक्रिया के रूप में फ्लो नहीं करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, विकास की निरंतरता का अभाव है, इसलिए हम इसको विज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि विज्ञान में निरंतरता होती है, उसमें प्रवाह होता है, और वो निरंतर विकास क्रम में चलता रहता है। तीसरी बात उन्होंने कहा इट लैक्स द एलिमेंट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट अ बेसिस ऑफ प्रिविजन। ये इसमें उन तत्वों की कमी है जिसके आधार पर हम इसकी समीक्षा कर सकते हो, हम इसका प्रीव्यू नहीं कर सकते, इसकी हम समीक्षा नहीं कर सकते। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस को उन्होंने साइंस नहीं माना। तो ये 3 बातें काम्टे ने 3 बात कही है। उनका कहना है कि पॉलिटिकल साइंस का मेथड नहीं है, उसका अपना सिद्धांत नहीं है, उसके निष्कर्षों के बारे में एक स्वर से लोग सहमत नहीं है, इसमें विकास की निरंतरता का अभाव है, और इसमें वो तत्व नहीं है जिसके आधार पर इसकी हम समीक्षा कर सकें। तो ये कुछ बातें उन्होंने कही, इसलिए पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं माना। ये जितने भी विद्वान हैं जो पॉलिटिकल साइंस को एक विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते, वो अपने तर्कों को निम्नलिखित रूप से करते हैं। क्या है? वो कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। पॉलिटिकल साइंस में सार्वभौमिक सिद्धांतों की अनुपस्थिति है, सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव है। अब ये सार्वभौमिक सिद्धांत क्या होते हैं? सार्वभौमिक सिद्धांत का मतलब होता है which is applicable to all, which is accepted by all, which is unanimously accepted by all। एक ऐसे सिद्धांत जिनको सार्वभौमिक रूप से सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता हो, जैसे न्यूटन का है, ग्रेविटेशन का लॉ है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, या आर्किमिडीज का सिद्धांत है, प्लवन का सिद्धांत है,
तो इन सिद्धांतों को सभी लोग मानते हैं, हर आदमी मानता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिस पर सभी लोग एक मत से अपनी बात को कह सकें। तो इसलिए पहली बात तो उन्होंने कहा, जितने भी राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं, पहली बात उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस लैक्स यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। पॉलिटिकल साइंस में सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है, ऐसे सिद्धांत जिनको सभी लोग स्वीकार करते हों, ऐसे सिद्धांत जो सर्वमान्य हों, ऐसे सिद्धांत जो सभी स्थितियों में सभी लोगों पर लागू होते हों, ऐसा सिद्धांत नहीं है पॉलिटिकल साइंस के पास। इसीलिए राजनीतिक विज्ञान को हम एक विज्ञान नहीं कहते। दूसरी एक और बात उन्होंने आक्षेप लगाया और उन्होंने कहा पॉलिटिकल साइंस एक साइंस नहीं है। उन्होंने कहा इसमें काज और इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, कार्य कारण संबंध की अनुपस्थिति है। कार्य, कोई घटना घटित होती है तो उसका कोई निश्चित कारण होता है। पॉलिटिकल साइंस में ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी घटनाएं घट जाती हैं जिसका अनुमान हम नहीं लगाते। कभी कभी जो घटनाएं होती हैं वो अप्रत्याशित होती हैं, उनके विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अभी आपने कुछ समय पूर्व देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो ये टेलीविजन के जो लोग हैं, मीडिया के जो लोग हैं, ये एग्जिट पोल सर्वेक्षण करते हैं और एग्जिट पोल सर्वेक्षण में वो ये भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हैं कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं और कौन पार्टी चुनाव में जीतने वाली। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनकी भविष्यवाणी गलत हो जाती है, या वो जो है ये नहीं बता पाते हैं कि कार्य और कारण का संबंध क्या है। तो घटनाएं बहुत पेचीदी, बहुत मतलब दुरूह होती हैं, बहुत अनिश्चित होती हैं। कोई घटना किस कारण से घटित हुई, कोई सरकार क्यों चुनाव हार जाती है, इसका कोई स्पष्ट कारण पॉलिटिकल साइंस नहीं दे सकता है, इसके अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए इसको हम साइंस की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि विज्ञान जो होता है उसमें घटनाओं और घटनाओं के कारणों के बीच अनिवार्यतः संबंध होना चाहिए। अगर घटनाएं घटती हैं तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान के साथ ही जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उसमें जो घटनाएं हैं वो अप्रत्याशित होती हैं। उन घटनाओं के संबंध में हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते और इसलिए इनमें कार्य और कारण के बीच में संबंध नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको विज्ञान नहीं कहा जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात आक्षेप ने लगाया, इसमें ऑब्जर्वेशन, अवलोकन और प्रयोग की संभावना नहीं है। विज्ञान में क्या करते हैं, विज्ञान में हम एक प्रयोगशाला में बैठते हैं और प्रयोगशाला में बैठ के किसी भी तथ्य का जब अन्वेषण करते हैं तो हम उसको गंभीरता से उसका अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के पश्चात फिर उसका परीक्षण करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और के पश्चात फिर हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में प्रयोग सिद्धता नहीं है, इसमें हम प्रयोगों के आधार पर कोई चीज सिद्ध नहीं कर सकते। तो प्रयोग सिद्धता न होने के कारण राजनीतिक विज्ञान को हम विज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि विज्ञान अगर है तो इसमें प्रयोग सिद्धता होनी चाहिए। देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। इफ यू कैन एक्सपेरिमेंट, इफ यू कैन ऑब्जर्व द फैक्ट्स, अगर आप फैक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकें, अगर आप तथ्यों का निरीक्षण कर सकें, अगर आप तथ्यों का प्रयोग कर सकें किसी प्रयोगशाला में जाकर, तब तो हम उसको विज्ञान कहेंगे। और अगर ये चीज नहीं है तो हमें उसको विज्ञान नहीं मानना है। तो ये जो है राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान ना मानने वाले विद्वान कहते हैं। फिर उन्होंने और क्या कहा कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव स्वभाव जो है ये अनिश्चित है। यू कैनॉट प्रेडिक्ट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, आदमी का स्वभाव कैसा है उसके विषय में आप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसके स्वभाव के संबंध में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आज अभी एक मतदाता क्या सोचता है और थोड़ी देर के पश्चात मतदाता क्या सोचेगा, ये जो है आप तय नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में वोटिंग होती है, मतदान होता है, और अंतिम समय तक जब तक चुनाव हो नहीं जाता है तब तक आप तय नहीं कर सकते कि मतदाता क्या सोचता है, उसका मतदान व्यवहार कैसा है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है किसी भी घटना से, किसी भी उपलब्धि से। ये चीज स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और हम सभी जानते हैं बेटा कि पॉलिटिकल साइंस में मानव एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मानव जो है राज्य, सरकार, शासन और व्यवस्था, इन गतिविधियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है।
each and every aspect of political life is influenced by the human behavior. राजनीति का या राजनीतिक जीवन का जो भी पहलू है, जो भी पक्ष है, वो व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा ही अनुशासित होता है। व्यक्ति का जो रिएक्शन राज्य से होगा, व्यक्ति का रिएक्शन कानून से होगा, व्यक्ति का जो रिएक्शन है वो गवर्नमेंट से होगा। तो ये जो रिएक्शंस हैं, यही वास्तव में राज्य की गतिविधियों को संचालित करती हैं, और इन रिएक्शंस के बारे में हम कभी अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं कहा जा सकता। आगे उन्होंने कुछ और आक्षेप लगाए। उन्होंने कहा नो प्रेडिक्टेबिलिटी, पॉलिटिकल साइंस को में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कौन सी घटना कब घटेगी इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। हमको ये पता नहीं होता है कि कौन सी सरकार बनेगी, युद्ध क्यों होते हैं, संधियां किस प्रकार से होती हैं, अलायंसेस मैत्री संधियां कैसे होती हैं, ये सारी बातें हम नहीं बता सकते, हम इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। किसी देश का किसी देश के साथ संबंध किन आधारों पर, किन मुद्दों पर निर्धारित होता है, इसको भी हम नहीं बता सकते, और इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को हम साइंस की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा इसकी कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, साइंटिफिक मेथड नहीं है। पॉलिटिकल साइंस हैज नो साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को हम साइंस की श्रेणी में, विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। क्योंकि साइंस के पास वैज्ञानिक पद्धतियां होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, और काज इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। तो वैज्ञानिक पद्धति ना होने के कारण हर एक विषय के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल साइंस में कोई सिस्टमेटिक साइंटिफिक मेथड नहीं है तो हम उसको साइंस की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इसी तरह से आगे कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस की जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, जो सामग्री है, वो वस्तुनिष्ठ नहीं है। वस्तुनिष्ठ क्या होता है? वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है किसी भी चीज को जिस रूप में हम देखते हैं वो चीज उसी रूप में दिखाई पड़े, ये वस्तुनिष्ठता है। एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, सटीकता, कोई भी बात सटीक होनी चाहिए। जो चीज हमको जिस रूप में दिख रही है वो चीज उसी रूप में हो। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में कभी कभी दिखता कुछ है और होता कुछ है। तो इसमें राजनीतिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता नहीं है, ये विषयनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ है। तो इसलिए जो है हम राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। तो ये विद्वान जो है ये कहते हैं कि अपनी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को हम साइंस की श्रेणी में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें साइंस के लिए जो अनिवार्य और आवश्यक बातें हैं वो नहीं पाई जाती हैं। अगर साइंस के लिए अनिवार्य और आवश्यक बातें इसमें होती तो निश्चित रूप से ये विज्ञान की श्रेणी में होता, क्योंकि साइंस के लिए जो अनिवार्य बातें वो इसमें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए हम इसको साइंस नहीं कह सकते। एक दूसरी धारा है, एक दूसरी विचारधारा है, और वो विचारधारा ये कहती है कि पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस, राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। अब हम जब इसकी व्याख्या करेंगे तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि साइंस क्या है, व्हाट इज अ साइंस। सामान्य शब्दों में, जैसा जब जो आपने पढ़ा होगा, सामान्य शब्दों में आप अगर कहें तो साइंस क्या है? साइंस इज अ स्पेसिफिक नॉलेज, साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज। विज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान है, विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है, विज्ञान एक संक्षिप्त और रिलायबल नॉलेज है। इट इज अ ब्रीफ एंड रिलायबल नॉलेज। विज्ञान का ज्ञान है उसकी विश्वसनीयता निश्चित है, हम उसकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर किसी भी विषय को या राजनीति विज्ञान को विज्ञान हो तो उसके अंतर्गत ये बातें आना आवश्यक है। तो इन लोगों ने कहा कि 4 प्रमुख बातें विज्ञान के अंतर्गत होनी चाहिए। पहली बात होती इन्वेस्टिगेशन, जांच या अन्वेषण। हम जो है विज्ञान में क्या करते हैं? तथ्यों की बड़ी गहराई से उसकी जांच करते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अनुसंधान करते हैं, अन्वेषण करते हैं, और अन्वेषण करने के पश्चात फिर हम उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा पक्ष है विज्ञान का है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अर्थात हम घटनाओं का जो स्वरूप है उसके आधार पे हम उसका वर्गीकरण कर सकें,
उसको क्लासिफाई कर सकें, उसको एक वर्ग में डाल सकें। तो विज्ञान में ये होना जरूरी है, क्लासिफिकेशन होना जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, जांच होना चाहिए, अन्वेषण होना चाहिए, खोज होना चाहिए, और खोज के आधार पर फिर निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। तो विज्ञान में 4 बातें क्या हैं? एक तो इन्वेस्टिगेशन है, दूसरा वर्गीकरण होना चाहिए, तीसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है वो है वेरिफिकेशन, सत्यापन होना चाहिए। सत्यापन का मतलब क्या है कि अगर किसी सिद्धांत को आपने स्थापित कर दिया तो उस सिद्धांत को आप वेरीफाई कर सकें कि ये सिद्धांत सही है या नहीं। जब किसी औषधि का विकास होता है तो उस औषधि का टेस्ट किया जाता है, ये जो औषधि है, जो दवा है, इसका परीक्षण करने पर पता लगाया जाता है कि ये औषधि सही है या नहीं। इसी तरह से विज्ञान में हर एक चीज का सत्यापन, हर एक चीज के सत्यापन की जांच होती है कि कोई भी चीज, अगर कोई भी निष्कर्ष निकला या कोई भी सिद्धांत स्थापित हुआ तो उस सिद्धांत को हम सही सिद्धांत के रूप में स्थापित करेंगे या नहीं, वो सिद्धांत हर स्थिति में एक जैसा होता है नहीं, उस सिद्धांत में बदलाव तो नहीं आता है। तो हम उसका मापन करके और फिर तय करते हैं कि ये सिद्धांत सही है या ये सिद्धांत रिलायबल है, ये सिद्धांत विश्वसनीय है। तो ये चीजें हम विज्ञान में बताते हैं। फिर आगे क्या है? चौथी बात है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण होता है निष्कर्ष, कि हम बहुत सारा अध्ययन करने के पश्चात, बहुत सारा प्रयोग करने के पश्चात फिर हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और उस निष्कर्ष के आधार पर हम अपनी अंतिम बात कहते हैं और एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो ये बातें साइंस में होना अनिवार्य है, और अगर ये बातें साइंस में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो विषय या ज्ञान की वो शाखा विज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा। विज्ञान के बारे में कुछ परिभाषाएं आप समझ सकते हैं। विज्ञान क्या है? साइंस इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंट। विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो व्यवस्थित जांच और प्रयोग पर आधारित होता है। फुल्ली एग्जामिन्ड एंड सिस्टमैटिक एंड बेस्ड ऑन जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स। पूरी तरह से जांच पर आधारित होता है, व्यवस्थित होता है और सामान्यीकृत सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो विज्ञान के अंतर्गत ये बातें आनी चाहिए, और ये बातें अगर राजनीति विज्ञान में पाई जाती हैं तो इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। अगर ये बातें नहीं पाई जाती तो हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस की श्रेणी में नहीं रखेंगे। गार्डनर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा साइंस इज अ नॉलेज रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। विज्ञान किसी विशेष विषय से संबंधित विशेष ज्ञान है। साइंस इज अ नॉलेज रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर, किसी विशेष समेत विशिष्ट ज्ञान है। विज्ञान एक व्यवस्थित अवलोकन, अनुभव या अध्ययन द्वारा अर्जित एक विशेष समेत ज्ञान है जिसे समन्वित, इंटीग्रेट किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है और वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा? पर्टिकुलर साइंस इज अ नॉलेज रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट acquired by a systematic observation, experience or study which have been coordinated, which has been systematized and which has been classified। अर्थात जिसका जो समन्वित हो, जो व्यवस्थित हो और जिसका वर्गीकरण किया जा सके, वो ज्ञान विज्ञान है। अगर राजनीतिक विज्ञान इस तरह का ज्ञान है तो उसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जाएगा, और अगर राजनीतिक विज्ञान इस तरह का ज्ञान नहीं है तो उसे हम राजनीतिक विज्ञान की श्रेणी में, उसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो कुछ विद्वान जो ये मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस, राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान है, वो अपनी बात का समर्थन करने के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं। पहली बात वो ये कहते हैं कि नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक। वो कहते हैं राजनीतिक विज्ञान का ज्ञान वैज्ञानिक है और व्यवस्थित है। क्यों व्यवस्थित है, क्यों वैज्ञानिक है? क्योंकि उन्होंने कहा कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान में भी जांच होती है, ह्यूमन बिहेवियर का मापन किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान में प्रयोग जो है किसी एक प्रयोगशाला में रहकर किया जाता है, और राजनीति विज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो पूरा समाज है। पॉलिटिकल साइंस में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो पूरे समाज के संदर्भ में होते हैं। किसी भी कानून में कोई परिवर्तन अगर होता है
तो वो परिवर्तन क्या है? वो परिवर्तन भी एक प्रयोग है। बहुत सारे प्रयोग हुए। आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास उठाइए, उसमें देखिए बहुत सारे कानून बनते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, 1947 में भारत स्वाधीनता अधिनियम आया, भारत का स्वाधीनता अधिनियम आया। तो इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहे। एक चीज में जब प्रयोग होता है और ऐसा लगता है कि वो चीज सही नहीं है, तो उसमें चेंज आ जाता है। जब भारत आजाद हुआ तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया, और उसमें कहा गया कि एट द ग्रास रूट लेवल देयर शुड बी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उन्होंने कहा बुनियादी स्तर पर, जमीनी स्तर पर स्थानीय सुशासन होना चाहिए। और फिर 1959 में जो है स्थानीय जो निकाय हैं इनके संबंध में चर्चाएं की गई, और फिर उसमें परिवर्तन आते रहे। पंचायत राज व्यवस्था पहले त्रिस्तरीय थी, फिर 2 स्तरीय हो गई, फिर से त्रिस्तरीय हो गई, और फिर 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज व्यवस्था का जो स्वरूप था वो चेंज हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल साइंस में भी प्रयोग होता है, पॉलिटिकल साइंस में भी जांच होती है। और प्रयोग कैसे होता है? कोई भी कानून, कामटे कामटे कहते हैं कि किसी भी कानून का निर्माण, किसी भी कानून में होने वाला परिवर्तन, एनी काइंड ऑफ चेंज इन अ लॉ, एनी लॉ दैट इज फॉर्मुलेटेड, कोई भी कानून जो बनाया जाता है, कोई भी कानून जिसमें कोई परिवर्तन होता है, वो प्रयोग के समान होता है। कोई भी चीज सदैव एक जैसी नहीं रहती। सूचना का अधिकार अधिनियम बन के आया, तो ये क्या था? ये भी एक प्रयोग था। ये कहा गया कि अगर सरकार को एक अच्छी सरकार बनानी है, गुड गवर्नेंस की अवधारणा स्थापित करनी है, सुशासन की बात करनी है, तो जनता की पहुंच सरकार तक होनी चाहिए। तो उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना दिया। इसी तरह से बहुत सारे और कानून बने। तो ये प्रयोग होते हैं। एक कानून अगर सफल हो जाता है तो उस कानून को हम आगे रखते हैं, अगर वो कानून सफल नहीं होता तो उस कानून को हम बदल देते हैं। संविधान में संशोधन होते हैं, और ये संशोधन क्या है? ये संशोधन वास्तव में प्रयोग पर आधारित होते हैं। उनको लगा कि ये प्रयोग सही नहीं है, उस प्रयोग को उन्होंने हटा दिया और फिर दूसरा प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस जो है, इट इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज, इट इज अ साइंटिफिक नॉलेज, and there is possibility of investigation and experimentation in science। और पॉलिटिकल साइंस में इन्वेस्टिगेशन भी है, प्रयोग भी है। बात अलग है कि प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग की सीमा बहुत बड़ी है और राजनीति विज्ञान में प्रयोग की सीमा सीमित है। प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग एक सीमित दायरे में, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किया जाता है, और राजनीति विज्ञान में जो प्रयोग होता है उस एक विस्तृत दायरे में और सामाजिक संदर्भ में किया जाता है। समाज को एक प्रयोगशाला मान लिया जाता है और उस प्रयोगशाला में नियम बनाए जाते हैं, और नियमों में अगर कोई कमी आती है तो उसको संशोधित किया जाता है और दूसरा नियम बनता है। तो इसमें प्रयोग हो सकता है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, कुछ लोगों ने ये कहा कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है क्योंकि राजनीति विज्ञान में भी सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, उसमें भी ऐसे सिद्धांत हैं जिसको लोग मानते हैं। जैसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे नीड्स, आवश्यकताएं। आवश्यकताएं समाज को पैदा करती हैं, आवश्यकताएं समूह को पैदा करती हैं, और हर एक समूह की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। और जब मनुष्य की आवश्यकताओं में टकराव होता है तो संघर्ष होता है, और जो संघर्ष है उसका परिणाम युद्ध होता है। तो युद्ध कैसे होते हैं, संधि कैसे कैसे की जाती है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके संबंध में लोग एक राय है। जब आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, तो इसको सभी लोग मानते हैं। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। लोकतंत्र जो है, सरकार, लोकतंत्र जनता की सरकार है, जनता का शासन है, तो इसको सभी लोग मानते हैं। इसमें जनता की सहभागिता होती है, तो इसको सभी लोग मानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिद्धांत राजनीति विज्ञान में भी हैं जो सर्वमान्य हैं, जिनको सभी लोग एक मत से स्वीकार करते हैं, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस। फिर काज इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य और कारण संबंध में पाया जाता है। ये अवश्य है
कि राजनीति विज्ञान में जो घटनाएं घटती हैं वो उनका कारण बहुत पेचीदा होता है, बड़ा कम्प्लेक्स होता है। द काजेस ऑफ द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन पॉलिटिकल साइंस इज टू कम्प्लेक्स, बहुत जटिल होता है, उसके बारे में निश्चित अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन ये बात पक्की होती है कि अगर कोई घटना घटती है तो उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। अगर विश्व युद्ध हुआ तो उसके पीछे कारण था। अगर शीत युद्ध की शुरुआत हुई 1945 के पश्चात तो उसके पीछे कारण था। दोनों महाशक्तियों के बीच में तनातनी हुई। तो युद्ध होता है, संधियां होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं के कोई ना कोई कारण होते। सरकारें बदलती हैं। सरकारें क्यों बदलती हैं? जब सरकारों का निष्पादन, जब सरकारें जनता को सेटिस्फाई नहीं कर सकती अपने निष्पादन से तो सरकारें बदल जाती हैं, मतदाता परिवर्तित हो जाता है, मतदाताओं का रुझान बदल जाता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें कार्य और कारण संबंध पाया जाता है। अगर कोई घटना घटी, सरकार में परिवर्तन हुआ तो उसका कारण होता है, उसका कारण ये होता है कि सरकार बहुत सारे मुद्दों पे असफल होती है, जनता की इच्छाओं पे खरा नहीं उतर पाती, इसलिए परिवर्तन हो जाता है। तो कार्य और कारण संबंध में पाया जाता है। जांच और प्रयोग, इन्वेस्टिगेशन की भी संभावना, इसकी बात हम लोगों ने किया। इसमें हम किसी भी चीज को जांच करते हैं, मानवीय मस्तिष्क का मापन करते हैं। हम लोगों ने अभी आपसे कहा था कि 1945 के बाद व्यवहारवादी क्रांति पैदा हुई, और व्यवहारवादी क्रांति ने क्या कहा? उन्होंने कहा मानवीय व्यवहार को समझना पड़ेगा, मानवीय व्यवहार का मापन किया जाना चाहिए और मापन के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो इसमें भी मापन होता है, जांच होता है। प्रेडिक्टिबिलिटी, हम राजनीति विज्ञान में पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। जॉन सीले कहते हैं कि हम जो है वी कैन नॉट बी द सीयर्स ऑफ सर्टेन, हम जो है निश्चितता के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम भविष्यवाणी अवश्य कर सकते हैं। तो इसलिए सीमित क्षेत्र में सही, सीमित मात्रा में सही, हम अनुमान राजनीति विज्ञान में भी लगा सकते हैं। हम जब चुनाव के पहले सर्वेक्षण करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है, स्थूल रूप से समझ में आ जाता है कि कौन सी सरकार बनने वाली है, जनता का रुझान किस सरकार के पक्ष में है। कोई कानून अगर बनता है, स्ट्राइक होती है, अभी देखिए किसानों का आंदोलन चल रहा है, आपने कानून बना दिया, किसानों को कानून समझ में नहीं आ रहा, अब आपको वो कानून किसानों को समझाना पड़ेगा, किसानों की एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित करनी पड़ेगी, और तब जो है तो स्थिति क्या है, जब कभी भी डिससेटिस्फेक्शन होता है तो क्रांति होती है। तो ये भविष्यवाणी है, क्रांतियां असंतोष का कारण है। रिवोल्यूशंस टेक्स प्लेस बिकॉज देयर हैड बीन डिससेटिस्फेक्शन इन अ सोशल ग्रुप, इन अ सोसाइटी। किसी भी समाज में जब भी असंतोष होता है तो क्रांति पैदा होती है। तो इस तरह से हम इसमें प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग इसको विज्ञान कहना चाहते हैं वो मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। तो ये बातें जो है, जो हमारा विषय था वो यही था कि राजनीति विज्ञान का की प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, और हमने इस स्वभाव में ये स्पष्ट करने की कोशिश किया कि पॉलिटिकल साइंस